नमस्कार बच्चों। आइए आज हम सब कक्षा 5 का पहला अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है राख की रस्सी। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम समझ लें कि राख क्या होता है। तो राख किसी भी पदार्थ को अगर हम जलाते हैं तो जलाने के पश्चात जो कुछ भी शेष बचता है उसे क्या कहते हैं? राख। तो आइए, अब आप राख का मतलब समझ गए होंगे। तो आइए हम कहानी शुरू करते हैं। राख की रस्सी विशेषतः एक बहुत ही लोकप्रिय लोक कथा है। बच्चों, क्या आप लोक कथा समझते हैं? लोक कथा यानी लोगों द्वारा कही हुई कथाएं। तो ये कहाँ की लोक कथा है? तिब्बत। आपने तिब्बत का नाम सुना है? आज आप क्या करेंगे बच्चों? मानचित्र में तिब्बत देखेंगे। कहाँ है तिब्बत की लोकेशन, और मुझे कमेंट में बताएंगे। तो आइए मैं बताती हूँ तिब्बत क्या है। बच्चों, आप पहाड़, पठार और मैदान समझते हैं। पहाड़ जो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और मैदान कैसे होते हैं? समतल। तो पहाड़ और मैदान के बीच की संरचनाएं होती हैं पठार। तो पठारी क्षेत्र पहाड़ की तरह ऊंचे तो होते हैं मगर उनका ऊपरी भाग मैदान की तरह समतल होता है। तो आइए, ये जो लोक कथा है ये कहाँ की है? तिब्बत। तो बच्चों, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़कर। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सौनक वसेन गाम्पो के मंत्री थे। 32वें यानी 32। तो लोनपो गार कौन थे? एक मंत्री थे तिब्बत के। और वहाँ के राजा कौन थे? 32वें राजा। उनका नाम था सौनक वसेन गाम्पो। वहाँ के नाम थोड़े आपको अजीब लग रहे होंगे, लेकिन सुनते सुनते याद हो जाएंगे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। ये इनके जो मंत्री थे, जैसे कि आपने सुना होगा अकबर बीरबल की बहुत सी कथाएं आपने सुनी होंगी। तो जैसे कि अकबर राजा थे और बीरबल मंत्री थे, तो उनके मंत्री जो बीरबल थे वे भी बहुत हाजिर जवाब थे। वैसे ही यहाँ पे राजा सौनक वसेन गाम्पो के जो मंत्री थे लोनपो गार, वे भी बहुत हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे या मशहूर थे। तो मशहूर मतलब विख्यात होना या प्रसिद्ध होना। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी। चैन से ज़िंदगी चलना मतलब आराम से ज़िंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। अब उन मंत्री के जो बेटे थे वो बड़ा होने लगा, उनका बेटा, तो उनकी चिंता बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? आइए हम देखते हैं क्या कारण था उनकी चिंता बढ़ने का। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। उनका बेटा कैसा था? बहुत सीधा साधा। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी और बिल्कुल भी होशियार नहीं था। बहुत सीधा साधा भोला सा था। उसको जो कोई कुछ भी कहेगा वही मान लेता था। अपना तर्क नहीं लगाता था, अपनी होशियारी नहीं दिखाता था। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो वो इसी सोच में डूब गए कि मेरा बेटा तो इतना सीधा साधा है, जब तक मैं हूँ तब तक तो ठीक है, लेकिन मेरे बाद इसका क्या होगा, इसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। तो लोनपो गार ने सोचा कि इसको दुनियादारी सिखाने के लिए कुछ ना कुछ तरीका तो अपनाना पड़ेगा। तो उसने सोचा मैं इसे शहर भेजता हूँ तो शायद शहर में जाकर इसकी बुद्धि खुले। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि ये 100 भेड़ें ले जाइए और ना इन भेड़ों को मारना और ना ही बेचना, इन्हें वापस लाना।
100 जौ के बोरों के साथ। और वापस कैसे लाना है? 100 जौ के बोरे लाने हैं। जौ एक अनाज होता है। वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि अगर तुम 100 जौ के बोरे लाओगे बदले में तभी आप घर में आ सकते हैं, और नहीं तो मत आइएगा। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। उसके पास तो रुपए ही नहीं थे, वो कहाँ से खरीदता। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। तो वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो इतने पैसे या इतने रुपए नहीं हैं कि मैं 100 जौ के बोरे खरीद सकूं। मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसके पास इसका कोई हल नहीं था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। उस लड़की ने उससे हाल चाल पूछा और बोला कि क्यों इतने दुखी हो? इसमें इतने दुखी होने की क्या बात है? मैं इसका हल निकाल देती हूँ। वह लड़की बहुत समझदार और बहुत होशियार थी। उसने तुरंत ही उसका हल निकाल लिया। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे, क्योंकि वह लड़की जानती थी कि भेड़ में तो इतने सारे बाल होते हैं, अगर हम उन बालों को बेच देंगे बाजार में तो उससे तो बहुत सारे रुपए मिलेंगे और उनसे हम जौ के 100 बोरे भी खरीद सकते हैं। तो उसने ऐसा ही किया। उन्होंने बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर अब उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आप बीती यानी अपने पर बीती, अपने पर घटित हुई कोई घटना। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। उसके पिता खुश नहीं हुए, बल्कि अपने कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। उसके पिताजी ने कहा कि तुमने जो भेड़ों के बाल उतार दिए वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब आप दोबारा से इन भेड़ों को ले जाइए और इनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही वापस लौटना। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। उसने फिर से लड़की को बताया, अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोच कर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। अब इस बार उस लड़की ने क्या सोचा कि भेड़ों के सींगों को बेचा जाए। तो उन्हें बेचकर जो रुपए मिले और उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब वो दोबारा घर जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए, हवाले मतलब सौंपना, बेटा जो बोरे ले गया था उसने पिताजी को सौंप दिए, और हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। इस बार वो खुश था कि इस बार पिताजी बहुत खुश होंगे। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। उसने जल्दी जल्दी अपनी सारी कहानी पापा को बता दी। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। इस बार उसके पिता ने सोचा कि मेरा बेटा तो इतना होशियार नहीं है, पर यह कैसे 100 जौ के बोरे ले आता है। ज़रूर यह उस लड़की का कमाल है। तो क्यों ना उस लड़की की परीक्षा ली जाए।
तो उन्होंने अपने बेटे से क्या कहा कि इस बार आप मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दो और आप उस लड़की से बोलिएगा कि वो 9 हाथ लंबी राख की रस्सी मुझे बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। उनका बेटा शहर गया और जब लड़की से मिला तो उससे अपने पिताजी का संदेश बता दिया कि आपको 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाना है। लड़की मान तो गई, लेकिन उसने भी एक शर्त रखी कि मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी पड़ेगी। उसने क्या बोला लड़की ने कि मैं रस्सी बनाने के लिए तैयार हूँ, कि मैं राख की रस्सी बना दूंगी, लेकिन वही राख की रस्सी आपके पिताजी को गले में पहननी पड़ेगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। उसके पिताजी ने सोचा आखिर भला कोई राख से भी रस्सी बना सकता है? अगर वो राख की रस्सी वैसे तो बनाएगी ही नहीं, तो मान ही लेता हूँ। तो उसने लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। उसने कितनी लंबी रस्सी ली? 9 हाथ लंबी। मतलब हम लंबाई किससे नाप सकते हैं? हाथ से भी नाप सकते हैं। तो उसने अपने हाथों से 9 बार नापा और देखा कि रस्सी 9 हाथ लंबी है कि नहीं, और उसने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। उसे पत्थर के सिल पर रखा। उसे किस पर रखा? पत्थर, और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। रस्सी तो जल गई, लेकिन जो बचा हुआ था उसे क्या बोलेंगे हम? राख। तो एक रस्सी के शेप में, मतलब रस्सी के आकार में एक राख बच गई। काफ़ी सारी राख जो थी वो रस्सी के आकार में थी, तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे राख की रस्सी बन गई हो। इससे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई। जो पत्थर के ऊपर राख की रस्सी बनी हुई थी उसको वह ले गई और उससे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। उन्होंने जब देखा कि राख की रस्सी तो इसने बना ली, लेकिन राख को तो मैं उठा भी नहीं सकता, पहनूंगा कैसे? अगर मैं इसको उठाऊंगा तो राख बिल्कुल अलग अलग होकर बिखरने लगेगी। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। चालाकी धरी रह गई यानी उन्होंने सोचा कि मैं तो इतना चालाक था, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा चालाक ये लड़की है और बहुत होशियार है। तो वे अपने लड़के के लिए परेशान थे कि मेरा लड़का इतना भोला भाला सीधा साधा है, इसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। लेकिन जब वो लड़की की होशियारी देखी तो वे प्रसन्न हो गए कि आखिर ये लड़की कितनी होशियार है। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। उन्होंने सोचा अगर इन दोनों की शादी हो जाएगी तो मेरे बेटे का भी गुजारा हो जाएगा। ये लड़की तो कम से कम होशियार है। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो आज हमने ये लोक कथा पढ़ी। आपको कैसी लगी लोक कथा? बहुत अच्छी लगी होगी ना। तो आइए अब हम इसके कुछ नवीन शब्द देखें जो इसमें हमने यूज़ किए थे। तो पहला शब्द है 32। 32 को हम क्या बोल सकते हैं? 32। दूसरा शब्द है हाजिर जवाब। इसका अर्थ है तुरंत जवाब देने को तैयार रहने वाला। अब आता है मशहूर। मशहूर का अर्थ है जिसका नाम दूर दूर तक हो, जो बहुत विख्यात हो, प्रसिद्ध हो। होशियार। होशियार का अर्थ है समझदार। समस्या। समस्या मतलब परेशानी। हल।
हल मतलब परेशानी दूर करने का उपाय। जैसे आप सभी ढूंढते हैं ना जब आपको परेशानी होती है तो। आप बीती यानी स्वयं पर बीती। आप भी अपनी आप बीती मुझे लिखकर बता सकते हैं कि आपके साथ कोई भी ऐसी घटना हुई हो तो। निराश, कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए यानी दुखी नहीं होना चाहिए, आशाहीन नहीं होना चाहिए। हवाले करना, सौंपना। दोहराना, दोबारा या दो बार बोलना, है ना, जैसे आप श्लोक दोबारा बोलते हैं। असंभव, जो संभव ना हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है बेटा दुनिया में जो असंभव हो, हर चीज़ संभव है, इसलिए आप हमेशा प्रयासरत रहें। प्रस्ताव, पहल या आमंत्रित करना, जैसे लोनपोगार ने किससे शादी का प्रस्ताव रखा था? उस लड़की के लिए। तो इसी के साथ हम ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।